हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विज्ञान एमसीक्यूज़ के एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, यह एपिसोड 3 भागों में होता है, जो कि है भौतिक विज्ञान यानी फिज़िक्स, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। दूसरा, हर एक भाग के 10-10 एमसीक्यूज़ कराए जाते हैं, जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। और तीसरा, हर प्रश्न के उत्तर की व्याख्या की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विज्ञान एमसीक्यू। विज्ञान एमसीक्यूज़ का ये 11वां एपिसोड है और इससे पहले 10 एपिसोड हो चुके हैं, यानी कि हर एक भाग में 100 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। इसलिए आज हर एक भाग की प्रश्न संख्या 101 यानी 101 से शुरू होगी। आज का पहला प्रश्न है, विचार करें, गति के दौरान विस्थापन का परिमाण एवं दूरी कभी शून्य नहीं हो सकते। गति के दौरान दूरी हमेशा विस्थापन से अधिक ही होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गति के दौरान विस्थापन का परिमाण शून्य हो सकता है एवं गति के दौरान दूरी व विस्थापन का परिमाण दोनों बराबर भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, चाल का मात्रक है एसआई पद्धति में मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर प्रति घंटा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एसआई पद्धति में चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? यहाँ पे इसको हम लोग 2 मीटर कर लेंगे, 2 सेकंड कर लेंगे। यहाँ पे गलती हो गया है, इसको 2 सेकंड कर लेंगे। इसके ऑप्शन है 4.33 मीटर पर सेकंड, 5.33 मीटर पर सेकंड, 4.01 मीटर पर सेकंड या फिर 5.00 मीटर पर सेकंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, औसत चाल इक्वल टू वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी डिवाइडेड बाय लगा कुल समय। वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी है 16 मीटर प्लस 16 मीटर डिवाइडेड बाय 4 सेकंड प्लस, यहाँ पे हम लोग 2 सेकंड कर लेंगे इसको, तो 32 मीटर डिवाइडेड बाय 6 सेकंड इक्वल टू 5.33 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है, चाल के साथ दिशा को भी व्यक्त करने वाली राशि कहलाती है त्वरण, संवेग, वेग या औसत चाल। इसका सही जवाब है चाल के साथ दिशा को भी व्यक्त करने वाली राशि वेग कहलाती है। अगला प्रश्न है, एक गाड़ी का स्पीडोमीटर क्या मापता है? चाल, दूरी, वेग या फिर संवेग। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गाड़ी का स्पीडोमीटर इकाई समय में चली गई दूरी अर्थात चाल को मापता है। चूंकि यह चाल के साथ उसकी दिशा को भी मापता है, तो हम कह सकते हैं कि वह गाड़ी का वेग मापता है। अगला प्रश्न है, चाल और वेग में अंतर है, मतलब चाल और वेग में क्या अंतर है? समय का, दिशा का, दूरी का या फिर त्वरण का। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चाल और वेग में दिशा का अंतर है। चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण, चाल, संवेग या फिर औसत वेग। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण इक्वल टू वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय लिया गया समय। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु का त्वरण एक समान रहेगा, भूमि के नज़दीक अधिक होगा, भूमि के नज़दीक कम होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु
एक समान गति से नीचे आती है, अर्थात गति के दौरान उसका त्वरण अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है, यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में और समान दर से चाल को परिवर्तित करती है, तब उसका त्वरण समान रहता है या असमान रहता है या दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में और समान दर से चाल को परिवर्तित करती है, तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है। अगला प्रश्न है, विचार करें। पहला कथन है, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय की समानुपाती होती है। दूसरा कथन है, वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है, तब इसकी चाल एक समान होती है। उपरोक्त स्थितियों में समय एवं दूरी के बीच बनने वाला ग्राफ होगा सरल रेखा, निर्णायक रेखा, निरयक रेखा या फिर परावलयाकार या फिर टेढ़ा मेढ़ा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्नानुसार दी गई स्थितियों में समय दूरी ग्राफ में एक सरल रेखा प्राप्त होगी। अगला भाग है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। पहला प्रश्न है, उन शराब घटनाओं में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है पदार्थ हैं एथिल अल्कोहल, एमिल अल्कोहल, बेंसिल अल्कोहल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। मेथिल अल्कोहल में हानिकारक पदार्थ होने के कारण शराब का सेवन करने वालों में अंधता होती है। यह अत्यंत विषैला होता है। अगला प्रश्न है, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? मेथॉल, यूजेनॉल, नाइट्रोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। लौंग के तेल में 14 से 20% एसेसिल ऑयल होता है। इसका मुख्य घटक यूजेनॉल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अनुचुंबकीय है? लौह, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जिस किसी तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वह अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक गुण प्रदर्शित करता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिद्धांत के अनुसार ऑक्सीजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अगला प्रश्न है, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर फ्लोरीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील फ्लोरीन होता है। चूंकि फ्लोरीन यानी F सभी हैलोजन में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं यानी निगेटिव होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का अधिक ईंधन मान होता है? हाइड्रोजन, CNG, गैसोलीन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। हाइड्रोजन का ईंधन मान सर्वाधिक होता है। हाइड्रोजन का मान 150 होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। पोटेशियम टार्ट्रेट फोटोग्राफी, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद, पोटेशियम ब्रोमाइड उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, पोटेशियम सल्फेट बेकरी। इसका सही जवाब है ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। यानी पोटेशियम टार्ट्रेट बेकरी में यूज़ होता है, बेकरी से संबंधित चीज़ है ये। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद में यूज़ होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में यूज़ होता है और पोटेशियम सल्फेट उर्वरक यानी फर्टिलाइजर में यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्न तत्वों में से कौन सा एक अनिवार्य नहीं है? हाइड्रोजन, टंगस्टन, जर्कोनियम या फिर गैसोलीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जर्कोनियम न्यूट्रॉनों का अवशोषण करता है, अतः इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कथन है सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। कारण
धातु सोडियम वायु प्रभाव होने पर जल जाती है? इसके ऑप्शन हैं कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा है कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा है कथन सही है लेकिन कारण गलत है। और चौथा कथन गलत है परंतु कारण सही है। देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सोडियम यानी Na, जिसका रासायनिक सूत्र Na होता है। सोडियम धातु वायु के संपर्क में आने पर शीघ्र जलने लगता है क्योंकि यह अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। अतः सोडियम को केरोसिन तेल में सुरक्षित रखते हैं, यानी कि सोडियम जैसे ही वायु के संपर्क में आता है वो जल उठता है, इसलिए उसको केरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती? जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम या फिर लोहा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लोहा अमलगम नहीं बनाता है जबकि तांबा, जस्ता एवं मैग्नीशियम अमलगम बनाते हैं। क्रियाशील धातु हैं पारा, Hg के साथ मिलकर अमलगम का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है कथन है फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है। कारण है फेनिल एक फिनॉल व्युत्पन्न है और फिनॉल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है। इसके ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा है कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा है कथन सही है लेकिन कारण गलत है। और चौथा है कथन गलत है किंतु कारण सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फेनॉल, यानी इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H5OH। एक प्रभावशाली रोगाणुनाशक है। घरेलू उपयोग में आने वाला फेनॉल भी इसी का जलीय घोल है। अगला भाग है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने लाइसोसोम की खोज की थी? अल्टमैन ने, जेवियर एवं आयंगर ने, डी डुबे ने या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसे आत्मघाती थैली यानी सुसाइड वेसिकल भी कहते हैं। यानी अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है तो आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। यानी सुसाइड वेसिकल किसे कहा जाता है तो लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। टमाटर, विटामिन, गाजर, कैरोटीन, चुकंदर, लाइकोपेन। इसका सही जवाब है ए का 3, बी का 2, सी का 1। वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट के उदाहरण हैं टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन और चुकंदर में विटामिन होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रतिपादित किया था? जेडी वॉटसन एवं क्रिक ने, स्लाइकेन ने, जेडी जत्रा ने या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सन 1953 ईस्वी में जेडी वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल यानी डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किया। इस काम के लिए उन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डीएनए की खोज किसने की थी या इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो डीएनए से संबंधित हैं जेडी वॉटसन एवं क्रिक। और डीएनए का फुल फॉर्म भी लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डीएनए का फुल फॉर्म है डिऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। इसको याद रखेंगे, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं डीएनए का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने उत्तक यानी टिश्यूज शब्द का प्रयोग किया था? मायर ने, विचर ने, मार्सेलो ने या फिर इनमें से कोई नहीं?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विचर ने 1771 से 1802 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जाइलम उत्तक मुख्यतः सजीव तत्वों का बना होता है। दूसरा है, फ्लोएम उत्तक जीवित उत्तकों से बना होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, एक और दो, केवल दो, या ना तो एक ना तो दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्लोएम उत्तक जीवित उत्तक से बना होता है, जबकि जाइलम उत्तक मुख्यतः निर्जीव यानी मृत, जिसे हम लोग डेड बोलते हैं, तत्वों का बना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग किया था? अरस्तु ने, लिनियस ने, ट्यूरिल ने, या फिर एपी कैंड्रोली ने? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी शब्द को एपी कैंड्रोली ने 1813 ईस्वी में दिया। इस विज्ञान के अंतर्गत सजीवों की पहचान, वर्गीकरण एवं इनके नामकरण के कार्य को निष्पादित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज की थी? ऑप्शन है, एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने, जॉन रे ने, ट्यूरिल ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम हॉलैंड निवासी एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने की थी। ल्यूएनहॉक ने 1776 ईस्वी में अपने द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से जीवाणुओं को पानी में तथा अपने दांत के मैल में देखा था तथा एनिमलक्यूल्स का नाम दिया। इसको जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीवाणु विज्ञान के जनक एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में वैज्ञानिक दिए हुए हैं और सूची 2 में खोज या उनसे संबंधित चीजें दी गई हैं। ऑप्शन है, कैरोलस लिनियस वर्गीज वंश, लुई पाश्चर किण्वन क्रिया, रॉबर्ट कोच एंथ्रेक्स एवं क्षय रोग, जे लिस्टर एसेप्टिक तकनीक। इसका सही जवाब है ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। यानी कैरोलस लिनियस वर्गीज वंश, लुई पाश्चर किण्वन क्रिया, रॉबर्ट कोच एंथ्रेक्स एवं क्षय रोग, जे लिस्टर एसेप्टिक तकनीक। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पदार्थ दिया हुआ है और सूची 2 में जीवाणु दिए गए हैं। पहला है बटर मिल्क, लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। दूसरा है योगर्ट, लैक्टोबैसिलस वेल्गेरिक्स। तीसरा है दही यानी कर्ड, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस। अगला है पनीर यानी चीज, स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस। इसका सही जवाब है ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। बटर मिल्क यानी जिसे हम लोग घर में बनाते हैं, जिसे हम लोग छाछ भी कहते हैं, बटर मिल्क। लैक्टोबैसिलस और बेलगेरिक्स। योगर्ट, लैक्टोबैसिलस प्लस स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। कर्ड यानी दही, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस। योगर्ट और कर्ड में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही तरह के दिखते हैं, लेकिन एक ही चीज़ होता है कि योगर्ट में थोड़ा ज़्यादा वो चिकना होता है और ज़्यादा वो वाइट होता है। बस दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता। ज़्यादातर लोग योगर्ट को ही दही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। योगर्ट और दही में यानी योगर्ट और कर्ड में थोड़ा अंतर होता है। अगला है पनीर यानी चीज़, स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में पदार्थ है और सूची 2 में जीवाणु है। एसिडोफिलस क्लॉस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम,
दूसरा है एसीटोन ब्यूटेनॉल, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस डेल्बर्की, या फिर लाइसिन माइक्रोकोकस स्लूटेमिकस। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तरफ कोई पदार्थ के नाम दिए गए होंगे और उनमें बोला जाता है कि उनके जीवाणु के नाम को बताएं, या फिर ये बोल दिया जाता है कि ये जीवाणु है, ये किस पदार्थ से संबंधित हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन इस एपिसोड में कराए जाते हैं वो सारे के सारे या तो किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं या तो फिर किसी एग्जाम में आने वाले होते हैं, जो कि किसी भी एग्जाम के, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो या आप कभी कोई आपका एग्ज़ाम हो, तो हर एक एग्ज़ाम के लिए साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस एपिसोड में जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में मददगार होंगे। तो अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है, कॉपी पेन है, तो आप क्वेश्चंस को नोट करते जाएं और रिवाइज करते जाएं, बार बार देखें। इससे आपको याद भी होगा और आपके एग्ज़ाम में इसको मदद भी मिलेगी। इसका सही जवाब है ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। एसिडोफिलस मिल्क, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, एमीटोन ब्यूटेनॉल, क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस डेल्बर्की और लाइसिन माइक्रोकोकस ग्लूटामिकास। तो ये था आज का विज्ञान एमसीक्यूज। आपको ये क्लास कैसा लगा, आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों में, अपने पढ़ने वालों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो आने वाले एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्रैक कर सके।